नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 26 लेकर आया हूं। शिक्षा मनोविज्ञान का शानदार टेस्ट है ये, दोनों लेवल के लिए। इसके पहले मैंने सुबह ही संस्कृत का मॉडल पेपर 11 अपलोड कर दिया है, तो वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही। पहला क्वेश्चन, गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है, नियम अधिगम संप्रति अधिगम का अनुगमन करता है, श्रृंखला अधिगम विभेद का अनुगमन करता है और नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन करता है। मित्रों, राइट आंसर का चयन कीजिए कि जो रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सही है वो ही बताना है। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर माना है दूसरा विकल्प, नियम अधिगम संप्रति अधिगम का अनुगमन करता है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, आरपीएससी के अकॉर्डिंग दूसरा ही विकल्प सही रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, ज्ञानात्मक भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं अनुदेशन तकनीकी द्वारा, व्यवहार तकनीकी द्वारा, शिक्षण तकनीकी द्वारा और अभिकर्मित अनुदेशन तकनीकी द्वारा। तो देखिए 3 उद्देश्य, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, ये संपूर्णता में किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? मित्रों, राइट आंसर इसका आता है वो है शिक्षण तकनीकी द्वारा। कि शिक्षण तकनीकी द्वारा आप ज्ञानात्मक उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हो, भावात्मक उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हो और क्रियात्मक उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हो। शिक्षण तकनीकियां अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कक्षा में बच्चों को शिक्षण करवा रहे हो तो ये ज्ञानात्मक में आ जाएगा, क्रियात्मक खेल के माध्यम से करा रहे हो और अन्य कोई विधियाँ शिक्षण की जिससे भावात्मक उद्देश्य की भी पूर्ति आप कर सकते हो। तो शिक्षण तकनीकी ही राइट आंसर रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार पहले सिर के भाग फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। पहले धड़, हाथों और पैरों का फिर सिर के भाग का विकास होता है। संपूर्ण शरीर का समान विकास होता है और व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो साथियों सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, तो यहाँ पर सिफेलोकोडल पूछा गया है। सिफेलोकोडल विकास का नियम क्या कहता है कि व्यक्ति के पहले सिर के भाग का विकास होगा, फिर धड़ का, फिर हाथों का और फिर पैरों का, मतलब ऊपर से नीचे की ओर विकास जाता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 3 में। देखिए दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में सिर के भाग का विकास बता रहा है, लास्ट में थोड़ी होता है, ये तो पहले हो जाता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है, प्रथम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। चौथा क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मनोवैज्ञानिक विशेषता किशोरावस्था की बताइएगा। पहला है विपरीत लिंगीय प्रेम भावना का अभाव, कल्पना शक्ति का अभाव, संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव और सामाजिक सेवा की भावना का अभाव। तो मित्रों, किशोरावस्था में बालक में सामाजिक सेवा की भावना पाई जाती है, अभाव नहीं होता है। कल्पना शक्ति पाई जाती है, अभाव नहीं होता है। विपरीत लिंग के प्रति प्रेम भावना पाई जाती है, अभाव नहीं होता है। लेकिन संवेगात्मक विकास जो उसका होता है, इसके कारण उसका स्थायित्व और समायोजन का अभाव उसमें पाया जाता है साथियों। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 4 में। ठीक है, तीसरा विकल्प चौथे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। मित्रों, 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है? संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, एक प्रभाव के अनेक कारण होते हैं, उत्सुकता एवं समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति है और रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है। तो मित्रों देखिए, जो खोज प्रशिक्षण प्रतिमान है उसके अंतर्गत क्या चीज़ नहीं आएगी? मित्रों बिल्कुल चौथा विकल्प सही रहेगा कि रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि खोज प्रशिक्षण प्रतिमान में रटा तोड़ी जाता है, रटना ज्ञान का आधार नहीं हो सकता है साथियों, वो भी संपूर्ण ज्ञान। तो ये बिल्कुल ही गलत लग रहा है और यही खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी तीनों चीज़ें आ जाती है। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है व्यवहारात्मक उपागम की, रचनात्मक उपागम की, अभिप्रेरणात्मक उपागम की और क्रियाविधि उपागम की। तो सक्रिय रूप से खुद के ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं कर रहे हैं, तो उसको कौन सा उपागम की अवधारणा कहा जाएगा? मित्रों, राइट आंसर है रचनात्मक उपागम की उपयुक्त अवधारणा है। किसकी है? रचनात्मक उपागम की। रचनात्मक उपागम क्या कहता है कि छात्र खुद ही सक्रिय रह के खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रकार से सही है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। इसके बाद में आपके शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 28 भी आ रहा है, उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। तो 3 टेस्ट आज के कैसे हो जाएंगे? एक तो संस्कृत का सुबह अपलोड कर चुका हूँ 7 बजे, ये साइकोलॉजी का है, और इसके बाद में शिक्षण विधियों का टेस्ट भी आ रहा है साथियों, तो उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। इसके तुरंत बाद में आ रहा है, लगभग यूँ मान के चल सकते हो आधे घंटे बाद या 1 घंटा, आधा या 1 घंटे के अंतर्गत वो वीडियो भी आ जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? कुसमायोजन का सामाजिक कारण जो नहीं है उसको बताना है। समाज में प्रचलित अन्याय, निर्योग्यता, विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण और सांप्रदायिक तनाव। तो देखिए, समाज में प्रचलित अन्याय सामाजिक कारण है, विद्यालय में दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण ये भी सामाजिक कारणों में सम्मिलित होता है, सांप्रदायिक तनाव ये भी समाज के फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है। लेकिन निर्योग्यता तो साथियों व्यक्तिगत कारण है। कैसा कारण है? व्यक्तिगत, सामाजिक कारण नहीं है ये बल्कि ये व्यक्तिगत है। तो यही आपसे पूछा था। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे साथियों। 8वां क्वेश्चन, संवेग की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन, पहला कथन क्या है? विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, संवेग स्थायी होते हैं, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, और यहाँ थोड़ा मिसटाइप है, यहाँ लिखा था संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों बताइए राइट आंसर कौन सा संवेगों की प्रकृति के विषय में सही नहीं है? तो देखिएगा, सही है, सॉरी क्या पूछा है? सही है, सही नहीं ये गलत बोल दिया मैंने। कौन सा कथन सही है? तो मित्रों तीसरा कथन बिल्कुल सही है कि संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध नामक संवेग किसी के अंदर उत्पन्न हुआ, तो अधिगम के द्वारा आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो। बहुत से लोग क्रोध आने पर तोड़ फोड़ करते हैं, तो उसको परिवर्तित करके उसको दूसरे अन्य कार्य में लगा सकते हो। तीसरा विकल्प सही है। बाकी संवेग स्थायी नहीं होते साथियों। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि क्रोध आ गया तो जिंदगी भर क्रोध ही रहेगा, स्थायी नहीं होते। आप संवेगों को नियंत्रित भी कर सकते हो मित्रों। ये कथन क्या है? गलत है। तीसरा, दूसरा, पहला। बाकी तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला ये तो गलत है, और तीसरा ही विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे मित्रों। 9वां क्वेश्चन, ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? सामाजिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक। तो मित्रों देखिए, जो मनोगत्यात्मक है उसको क्रियात्मक भी बोला जाता है। क्रियात्मक तो संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, भावात्मक ये तो ब्लूम ने अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में बताया है, लेकिन सामाजिक पक्ष को नहीं बताया है। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 9 में। देखिए डाउट नहीं होना चाहिए, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से चेक करके आपके लिए लाया हूँ साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? भाई 3 प्रक्रिया तो ऐसी है जिनका संबंध क्रिया प्रसूत अनुबंधन से रहेगा, लेकिन एक का नहीं रहेगा, तो वो ही ढूंढना है आपको। पहला है सामाजिक अनुकरण, दूसरा है रूपण, तीसरा है विलोपन और चौथा है सहज पुनः प्राप्ति। तो देखिए विलोपन, सहज पुनः प्राप्ति, रूपण तीनों ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है, लेकिन सामाजिक अनुकरण साथियों ये अल्बर्ट बंडूरा का जो अवलोकन का सिद्धांत दिया है,
उस पर आधारित है। सामाजिक अधिगम, सामाजिक विकास का सिद्धांत जो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, ये सामाजिक अनुकरण उससे संबंधित है, क्रिया प्रसूत से नहीं है। तो प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन, जेरोम ब्रूनर और जॉन ड्यूवी। तो करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, एक शब्द आ रहा है इसमें, करके सीखना की विचारधारा किसने दी थी? जॉन ड्यूवी ने। तो ये कथन भी जॉन ड्यूवी के द्वारा ही कहा गया है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12, आज धूप तेज एवं सुखद है, आप धूप चश्मा लगा लेते हैं जो आपकी असुविधा को कम कर देता है, यह एक उदाहरण हो सकता है नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक दंड का और सकारात्मक दंड का। तो मित्रों ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब लगा मुझे। लाजवाब क्यों लगा? क्योंकि इसमें हमको ऐसा लगता है कि सकारात्मक सही रहेगा, लेकिन इसका राइट आंसर है नकारात्मक। अब कैसे? माइंड में आता है कि भाई सकारात्मक सही रहेगा क्योंकि धूप चश्मा लगा रहे तो असुविधा को कम कर रहा है, लेकिन ये सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। क्योंकि धूप चश्मा लगाना कोई सही बात थोड़ी है साथियों, आप खुद की इच्छा से थोड़ी धूप चश्मा लगाते हो। आरपीएससी ने इसका आंसर भी प्रथम विकल्प नकारात्मक पुनर्बलन ही माना है। देखिए नकारात्मक पुनर्बलन का ऐसा का मतलब यूं नहीं कि कोई शारीरिक दंड बच्चे को आप दो तो वही नकारात्मक पुनर्बलन है। जो दोनों ही पुनर्बलन के प्रकार है, नकारात्मक और सकारात्मक, दोनों ही आपकी जो अधिगम की गति है उसको तीव्र ही करेंगे, अधिगम की गति को तीव्र ही करते हैं, चाहे वो सकारात्मक पुनर्बलन हो चाहे वो नकारात्मक हो। लेकिन नकारात्मक में क्या होता है साथियों, सकारात्मक में क्या होता है कि सकारात्मक पुनर्बलन जो होता है उससे बालक खुश होकर के अधिगम में सहयोग करता है। नकारात्मक पुनर्बलन में बालक की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी दे दी जाती है जो उसको करनी पड़ेगी, तो वो भी अधिगम की मात्रा को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर भी खुद की इच्छा नहीं होती है कि धूप का चश्मा लगाओ। तो साथियों इसलिए ये नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण रहेगा। प्रश्न नंबर 12 में 100% राइट आंसर नकारात्मक ही है। आप अगर दूसरे की सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है, वो आरपीएससी ने फर्स्ट आंसर इसका माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्न में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया? संरक्षण का नियम, स्वकेंद्रण का नियम, तार्किक क्षमता और खोज त्रुटि। तो साथियों 3 पर्वत समस्या, 3 माउंटेन प्रॉब्लम जो जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है, तो वो बताई गई है स्वकेंद्रण की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए। स्वकेंद्रण जो कि 2 से 4 वर्ष की आयु के मध्य पाया जाता है, जिसमें बालक यूँ सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ वो ही सही है, बाकी जो लोग दूसरे मुझे सुझाव देते हैं वो बिल्कुल गलत है, दूसरे के विचारों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो इसको समझाने के लिए ही जीन पियाजे ने 3 पर्वत समस्या का प्रयोग किया था। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 आता है। हेंज दुविधा किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से और बंडूरा के निरीक्षणात्मक सिद्धांत से। तो मित्रों मैंने कहा था कि बहुत ही नए क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देख रहे हो, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मित्रों में। देखिए जो हेंज दुविधा सिद्धांत है ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। हेंज नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास $1000 होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी को कैंसर है। कैंसर की दवाई के लिए उसे $3000 की आवश्यकता होती है, तो फिर वो $2000 दुकान से चुराने की सोचता है। यही है हेंज दुविधा सिद्धांत, जो कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 14 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके जाइए, जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 15, सीखने की प्रक्रिया सूझ की दृष्टि से निम्न में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? तो जो सूझ का सिद्धांत है उसमें कौन सी विशेषता नहीं बताई गई है ये बताना है आपको। अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है,
अधिगम की प्रकृति यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है और सूझ के लिए समस्यात्मक प्रकृति का होना आवश्यक है। तो मित्रों देखिए, सूझ के लिए समस्यात्मक प्रकृति का होना भी आवश्यक है, अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक भी होती है। अब दूसरा या तीसरा, तो साथियों राइट आंसर है अधिगम की प्रकृति यंत्रवत होती है। ये गलत है, ऐसा गेस्टाल्टवादियों ने नहीं बताया है, क्योंकि यंत्रवत प्रक्रिया तो थॉर्नडाइक के द्वारा बताई गई है अभ्यास के नियम के द्वारा। तो साथियों यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, और इन्होंने बताया कि अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के माध्यम से ही व्यक्ति सीखता है। तो ये भी बताया है, इसलिए ये भी नहीं रहेगा आंसर। कौन सा रहेगा? दूसरा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण और लेबलिंग न करना। तो साथियों जो मंद गति से सीख रहे हैं बालक, मतलब वो या तो पिछड़े बालक है या फिर वो मंद बुद्धि बालक है, ऐसे बालकों के लिए आपको त्वरण की प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहिए। त्वरण का मतलब क्या होता है? जैसे एक बालक 3 में पढ़ रहा है तो उसको डायरेक्ट चौथी में न पढ़ाकर 5वीं में रख दिया, तो ये तो प्रतिभाशालियों के लिए होती है, मंद बुद्धि के लिए थोड़ी होती है। इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 16 में। बाकी लेबलिंग नहीं करना चाहिए, प्रतियोगिता भी नहीं रखना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, ये चीज़ें तो हमें करनी चाहिए, लेकिन त्वरण नहीं करना चाहिए साथियों। विकल्प नंबर 3 ही सही रहेगा 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण और मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। तो प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व मापन की CAT बालक अंतर्बोध परीक्षण भी आता है, शब्द साहचर्य परीक्षण WAT भी आता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT भी आता है, लेकिन मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची ये प्रक्षेपी में नहीं आता है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? एक बुद्धि लब्धि परीक्षण के 110 अंक अर्जित करना बालक द्वारा, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना और उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। तो साथियों उच्च बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त कर लिए, रट कर भी किए जा सकते हैं, वो तो याद करके पता बताना ये भी उच्च बुद्धि का संकेत नहीं है। बुद्धि लब्धि में 110 अंक अर्जित कर लेते हो तो ये भी उच्च बुद्धि का संकेत नहीं है, बल्कि उच्च बुद्धि का संकेत है कि समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। कि जैसे कोई गलती आपसे हो जाती है और दोबारा अगर आपको गलती के बारे में बताया जाता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो दोबारा जब वो समस्या आती है और आप उस गलती को नहीं दोहराते हो तो मतलब वो उच्च बुद्धि आप में है। तीसरा विकल्प 100% सही है प्रश्न नंबर 18 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है और विकास के विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं। तो पृथक नहीं होते हैं साथियों, किसी न किसी रूप से संबंधित होते हैं। यादृच्छिक अचानक नहीं होता है, आनुवांशिकी का नहीं, वातावरण का भी परिणाम है। तो ये तीनों कथन गलत है, बल्कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये कथन बालक के विकास के बारे में बिल्कुल सही है साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 19 में। अब अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे। टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्न में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? पहला है सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग, दूसरा है चित्र निर्माण करना। साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। जैसे ये वीडियो आज मैं लेट बना रहा हूँ, इसका कारण है कुछ निजी कारण है, तो फिर ये वीडियो का नोटिफिकेशन कब आएगा? जब बेल आइकन चालू करके रखोगे ऑल पर, तभी ये नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। पूछो और अनुमान लगाओ और लंबी कविता अतिशीघ्र याद करना। तो कौन सा सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में नहीं आएगा टोरेंस के अनुसार? मित्रों सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग करते हो तो वो भी सृजनात्मकता है।
चित्र निर्माण करना ये भी सृजनात्मकता है, पूछो और अनुमान लगाना भी सृजनात्मकता है, लेकिन लंबी कविता अति शीघ्र याद करना ये तो बुद्धिमत्ता हो गई, सृजनात्मकता नहीं रहेगी। इसलिए चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कितने हुए कमेंट करके जाइएगा। और आशा है आपको ये वीडियो भी साथियों अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कमेंट करके जाइएगा जितने क्वेश्चन सही हुए, और डाउट हो तो फिर उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।